आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे 50th वेबिनार में, हालांकि ये वेबिनार कल होना था, लेकिन किसी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमने पोस्टपोन करके आज किया है। जो आज की हमारी स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर प्रिया बंसल। इन्होंने BHMS नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पास आउट हैं। CNCC दिल्ली से किया है और MSc PC का एक कोर्स किया है दिल्ली से। ये होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ-साथ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मेंबर हैं हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं होम्योपैथिक वर्ल्ड कम्युनिटी USA से। तो डॉक्टर प्रिया बंसल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। हालाँकि सब लोग एक साथ ही में एक से मेंबर हैं, तो फिर भी लेकिन औपचारिक रूप से आपका बहुत-बहुत थैंक यू स्वागत है। सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रेज़िडेंट सर हैं, डॉक्टर वाई सिंह सर, वो इस मीटिंग की शुरुआत करें। थैंक यू डॉक्टर दीपक शर्मा। हमारी 50वीं वेबिनार में, लॉकडाउन की 50वीं वेबिनार में सबसे पहले तो मैं आप सबका, हमारे पैटर्न सर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितने भी व्यूअर हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी डॉक्टर प्रिया बंसल के लेक्चर की, लेकिन चलो किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो अब आज फिर शुरू कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सबका। डॉक्टर प्रिया, प्लीज स्टार्ट करिए। इस वेबिनार के जो को होस्ट हैं या मॉडरेटर हैं हमारी, वो हैं डॉक्टर साक्षी गुप्ता। डॉक्टर साक्षी गुप्ता और डॉक्टर श्वेता सिंह, दोनों लोग मिल करके जो भी क्वेश्चंस होंगे या बीच में कोई भी क्वेरीज होंगे उनको पूछेंगे आपसे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ चैट में लिखिए, ताकि हम लोग लास्ट में डॉक्टर साहब से सब कुछ पूछ पाएँ। तो डॉक्टर प्रिया बंसल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी टीम की तरफ से। प्लीज़ आप अपना सेशन स्टार्ट करिए। Thank you, sir. First of all, I want to thank you, Dr. Deepak sir, and all the team of DHMA for giving me this opportunity to speaking on this platform. And my today's topic is dermatology and homeopathy. As we all know, in homeopathy we have a very good role in skin diseases. And skin diseases are very beautifully treated with homeopathic medicines. Not only skin diseases, I am talking about skin diseases because today's topic is about dermatology and homeopathy. और सारी डिजीजेस काफ़ी ब्यूटीफुली ट्रीटेड होती हैं होम्योपैथी से। तो हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन एफोरिज्म 189 डॉक्टर हैनीमैन ने ये बताया है, नो एक्सटर्नल मैलेडी, नो एक्सटर्नल डिजीज कैन अराइज, persist, or even grow worse without some internal cause, without the cooperation of the whole organism, which must consequently be in a diseased state. कोई भी डिजीज, चाहे वो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं जिसके, जैसा कि सारे स्किन डिजीजेस में होता है, तो वो विदाउट इंटरनल कॉज नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम वो एक्सटर्नल डिजीज है सिर्फ और हम उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन से सही कर लेंगे या उसका वो सिर्फ एक्सटर्नल कॉजेज से हो रही है, ऐसा नहीं है। उसके लिए इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा है, नो इरप्शन ऑन द लिप्स, नो विटलो कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ। However, incidence of skin diseases in modern scenario has been increased due to pollution. जैसे कि हम देखते हैं आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, स्मॉग वगैरह आ जाता है। और स्मॉग ही नहीं, काफ़ी जैसे व्हीकल्स का पॉल्यूशन है, उसकी वजह से आजकल कॉस्मेटिक्स और डाइज का यूज़ बहुत बढ़ गया है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते हैं। उसकी वजह से स्किन डिजीजेस काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं आजकल। और आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री और स्ट्रेसफुल है, जॉब की वजह से या फिर रिलेशंस की वजह से, तो वो भी स्किन डिजीज को कॉज करने और एनहेंस करने का काम करता है। और सबसे मेन रीज़न है फॉल्टी डाइट। आजकल जो डाइट है वो जंक फूड वगैरह और केमिकल बेस्ड हो गई है, वो भी नेचुरल डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं लोग, तो वो भी स्किन डिजीजेस को एनहेंस करने का काम करता है। In
aphorism 190, Dr. Hahnemann has told about the true medical treatment of a disease. उन्होंने लिखा है, all true medical treatment of a disease therefore be directed against the whole, must effect the annihilation and cure of the general malady by means of internal remedies. उन्होंने बोला है कि जो ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट है एक डिजीज का, उसको हमें एक होल के एज अ होल ट्रीट करना है, उसके एनिहिलेशन के लिए और क्योर के लिए, और हम उसको इंटरनल रेमेडीज से क्योर कर सकते हैं। उन्होंने क्योर को और एलैबोरेट किया है एफोरिज्म 192 में, दिस क्योर इज बेस्ट इफेक्टेड व्हेन इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस of disease along with the exact character of the local affection, all the changes, sufferings and symptoms observable in patient's health which may have been previously noticed when no medicines had been used are taken in conjunction to form a complete picture of the disease. तो हमें complete picture कैसे मिलेगी? जब हम पेशेंट को एज अ होल कंसिडर करेंगे, एज ए कैरेक्टर ऑफ लोकल अफेक्शन लेंगे, और जो भी पेशेंट की सफरिंग्स और सिम्टम्स में जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें हम नोट डाउन करेंगे व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द केस एज इन केस टेकिंग वी डू, विच में जो जब तक पेशेंट ने कोई मेडिसिन नहीं ली है, आजकल पेशेंट्स आते हैं कहीं ना कहीं से कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर आते हैं या किसी होम्योपैथ के पास से भी आ सकते हैं, तो हमें पेशेंट की जो ओरिजिनल पिक्चर है वो सर्च आउट करने की कोशिश करनी है। जो है वो तभी इफेक्ट हो सकता है। इसमें स्किन डिजीजेस के ट्रीटमेंट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिक भी यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें किसी ऑब्स्टिकल की वजह से अगर वो क्योर नहीं हो पा रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली अप्रोच कर सकते हैं उस केस को। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की अगर बात करें तो इसमें हम पेशेंट को एज अ होल कंसिडर करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट्स को एज अ होल लेते हैं, तो सबसे पहले उसकी कंप्लेंट्स लेते हैं, जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं, और साथ में फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स कंसिडर करते हैं। फिजिकल जनरल्स में एज वी ऑल नो हम उसकी एपेटाइट कंसिडर करते हैं, एपेटाइट बढ़ी हुई तो नहीं है, कम तो नहीं है, अर्ली सैटिस्फैक्टरी तो नहीं है, या पेशेंट को रेवेनस एपेटाइट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लगती है, पेशेंट एपेटाइट टॉलरेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। उसके बाद हम उसकी टंग देखते हैं, थर्स्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि थर्स्ट लार्ज थर्स्ट है या लेस थर्स्ट है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर है और लेस क्वांटिटीज ऑफ वाटर है। उसके बाद हम फूड पर आते हैं। फूड में हम उसको देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग है उसको, या एवर्जन है, या किसी पर्टिकुलर फूड से उसको एग्रेवेशन हो रहा है या एल्यूरेशन हो रहा है। और उसके बाद हम पर्सपिरेशन पे आते हैं, डिस्चार्जेस पर आते हैं एज ए जनरल। तो डिस्चार्जेस में पर्सपिरेशन के बारे में इंक्वायर करते हैं, सलाइवेशन, यूरिन, और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेस के बारे में हम इंक्वायर करते हैं, और एनी काइंड अदर काइंड ऑफ डिस्चार्जेस के बारे में, स्टूल वगैरह के बारे में। और उसके बाद हम जनरल्स में, फिजिकल जनरल्स में ही स्लीप की पोजीशन के बारे में इंक्वायर करते हैं और ड्रीम्स के बारे में, और थर्मली उसका क्या रिलेशन है पेशेंट का, कि वो पेशेंट चिली है या हॉट है, लाइक दिस हम प्रोग्रेस करते हैं आगे की में। उसके बाद हम आते हैं मेंटल जनरल्स पर। मेंटल जनरल्स में हम एंगर, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उसको गुस्सा कैसा आता है, उससे किसी चीज से फियर तो नहीं है, कंपनी डिजायर है उसको या एवर्जन है, पेशेंट ज्यादा बोल रहा है, लोकेशियस तो नहीं है या कम बोल रहा है, और उसको कंसोलेशन से क्या रिलेशंस हैं, ये सब चीजें देखते हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट की मेंटल स्टेट के बारे में ऑब्जर्व करना, क्योंकि फिजिशियन कीन ऑब्जर्वर होता है, तो मेंटल स्टेट को हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट की,
कि पेशेंट क्लिनिक में आया है, हमसे कैसे बात कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है, चेयरफुल है या इरिटेबल है, माइल्ड है, जो भी हम कह रहे हैं हाँ 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 करते जा रहा है, या फिर थोड़ा सैड लग रहा है, या एंशियस है, या इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट पेशेंट्स ऐसे में कुछ भी बोलो कि आपको ये पसंद है, हाँ सही है, वो किसी भी चीज ऐसे एकदम कंफर्मली बताएंगे आपको कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, हाँ ठीक है, सब सही लगता है। और कुछ एंशियस पेशेंट्स भी आते हैं और वो इतने एंशियस होते हैं कि कभी-कभी वो अपने आसपास के लोगों को, अटेंडेंट्स को और कभी-कभी डॉक्टर्स को भी एंशियस कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को लेकर केसेस पर आते हैं। तो फर्स्ट केस है हाइपर केराटोसिस का। इसमें एक पेशेंट 65 इयर्स के पेशेंट आए थे। उनको क्या कंप्लेन थी, उनको प्लांट सोल्स पे थिकनिंग ऑफ स्किन हो गई थी और उसमें उन्हें इचिंग एंड बर्निंग थी। फिर मैंने आगे उनसे और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश किया तो और उन्होंने और कोई मोडालिटी नहीं मिल पाई मेरे को। फिर मैं उनके फिजिकल जनरल्स पर गई, तो जो मार्क्ड फिजिकल जनरल्स थे वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। से उन्हें डिजायर स्वीट था, वार्म था, फैट फूड पसंद था, स्वेट स्कैंटी था उनका, और यूरिन में उनको कभी-कभी बर्निंग हो रही थी। और स्लीप पोजीशन उनकी थी कि वो स्पेशली ऑन लेफ्ट साइड स्लीप थी उनकी। और पेशेंट बात करने से इंटेलेक्चुअल लग रहे थे काफी, और थर्मली हॉट थे पेशेंट। तो ये मैंने उनका केस रिपर्टराइज किया। तो इसमें मैंने ये रूब्रिक्स लिए, फॉलोइंग आई टुक द फॉलोइंग रूब्रिक्स: एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस, फुट सोल ऑफ, एक्सट्रीमिटीज थिक स्किन, फीट सोल्स, और इचिंग फुट सोल ऑफ। और फूड एंड ड्रिंक्स में मैंने स्वीट डिजायर लिया, फैट डिजायर लिया, और स्लीप की पोजीशन ली लेफ्ट साइड, और एक्सट्रीमिटीज में हीट लिया मैंने, फूट सोल। तो इसको जब रिपर्टराइज किया तो फॉलोइंग मेडिसिन आई: सल्फर, आर्सेनिक, मेडोराइनम, नेट्रम कार्ब। तो इसको मैंने फिर कंपेयर किया, तो जब जो सबसे अप्रोप्रिएट मेडिसिन मुझे लगी वो सल्फर लगी इस केस में। सल्फर इसको सबसे ज्यादा कवर कर रही थी क्योंकि पेशेंट इंटेलेक्चुअल थे, उनको स्वीट पसंद थी, फैट पसंद थी, थर्मली पेशेंट हॉट थे। आर्सेनिक के पेशेंट जनरली चिली होते हैं और पेशेंट इतना एंशियस भी नहीं था, इसलिए मैंने आर्सेनिक के बारे में नहीं सोचा। और मेडोराइनम के पेशेंट को बर्निंग भी होती है फीट में, उनको स्वीट भी पसंद होता है, लेकिन उनको जो मेडोराइनम के पेशेंट होते हैं उनकी स्लीप पोजीशन जनरली ऑन एब्डोमेन होती है, तो इसलिए मैंने मेडोराइनम को एक्सक्लूड कर दिया। और जो नेट्रम कार्ब के पेशेंट होते हैं उनको जनरली सन से जाने से दिक्कत होती है और उनको एवर्जन मिल्क होता है, तो इन वाले पेशेंट को सबसे ज्यादा सल्फर ही कवर कर रहा था, तो मैंने इनको सल्फर प्रिस्क्राइब किया 30 में। इनको मैंने सल्फर 30 में दिया, सेम डे 3 डोजेस। उसके बाद मैंने इनको सिल दिया। तो मैंने इनको जब ये आए थे हमारे पास, मैं ये इनकी कंडीशन ऐसी थी फूड की। जब इनको मैंने 14 मार्च को आए थे, ये 14 मार्च 2019 को, तो जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया उसके बाद इनकी थोड़ी इचिंग और बर्निंग कम हो गई थी। जब ये नेक्स्ट टाइम आए 15 डेज की मेडिसिन दी थी उस बार, फिर ये अप्रैल में आए तो फिर मैंने स्लाइट एलोरेशन था उनको, ज्यादा रिलीफ नहीं था, तो फिर मैंने उनको फिर से केस टेकिंग की और फिर से देखा तो कुछ सिम्टम्स में ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, तो मैंने इनको फिर से सल्फर 30 दिया। इस बार मैंने इनको वाटर डोजेज में दिया, दिन में 3 बार TDS दिया और फॉर अ वीक। उसके बाद मैंने इन्हें SL पे रखा। उसके बाद उस बार भी मैंने इनको 15 डेज की मेडिसिन दी, तो उसके बाद जब ये फॉलो अप आए तो इनको काफी आराम था।
तो मैंने इनको एसएल पर ही रखा और इनको मैंने 2-3 मंथ्स एसएल पर ही रखा और 2-3 मंथ्स के बाद ये इनके फीट ऐसे हो गए थे। ये एक तरह से मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फीट इतने क्लियर हो जाएंगे, तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि हाँ ये ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट केस पर आते हैं। ये वार्ड्स का केस था। एक प्रेग्नेंट फीमेल थी 28 इयर्स की। उनको वार्ड्स थे, इन क्लस्टर्स थे, 4-5 वार्ड्स थे एक जगह ऑन द इनर साइड ऑफ थाई और इचिंग थी उनमें वार्ड्स में। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन था, एपेटाइट वगैरह नॉर्मल थी, थर्स्ट भी कोई स्पेसिफिक नहीं थी और पेशेंट को फूड में सॉल्ट पसंद था, फैट पसंद था, पर्सपिरेशन में थोड़ी बहुत स्मेल थी और यूरिन भी स्लाइटली ऑफेंसिव था और स्लीप पोजीशन भी कोई मार्क नहीं थी, पोजीशन ऑन साइड्स था और हॉट चिली भी कोई स्पेसिफिक नहीं था। और इंक्वायर करने पर थोड़ा पेशेंट के अटेंडेंट ने बताया कि हाँ इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। फिर मैंने बैटराइज किया तो मैंने आई टू द फॉलोइंग रूब्रिक्स: स्किन वार्ड्स इन जनरल, स्किन वार्ड्स इचिंग, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, फूड एंड ड्रिंक में डिजायर सॉल्ट, डिजायर फैट और यूरिन ऑर्डर ऑफेंसिव। तो रिपेट्राइज करने से जो फर्स्ट 5 रेमेडीज थी वो थी नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, सल्फर, कैलकेरिया, मेडोराइनम। तो in this case was nitric acid, because in nitric acid patient generally desire salt and fat, tolerates fat very well and patient को थोड़ा constipation भी था और itching wards को भी nitric acid अच्छा कवर करती है। तो I prescribed nitric acid 200, 3 doses and followed by SL. ये जो पेशेंट फर्स्ट टाइम आए थे, ये जो पिक्चर 1 है वो ऐसी कंडीशन थी उसकी वार्ड वाली। उसके बाद फिर मैंने नाइट्रिक एसिड इनको रिपीट किया था। प्रेगनेंसी थी पेशेंट को तो मैंने सिंगल डोज ही दी थी। उसके बाद फिर मैंने वेट किया 2-3 मंथ्स। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स ये धीरे धीरे करके ये 4 पिक्चर्स से हो गए थे वार्ड, लगभग डिसअपीयर ही हो गए थे। फिर उसके बाद मैं पिक नहीं ले पाई क्योंकि पेशेंट की डिलीवरी वगैरह का टाइम आ गया था, तो आगे की पिक्स नहीं है मेरे पास। आफ्टर दैट थर्ड केस, इसमें ये 14 ईयर मेल है। इसको इचिंग इरप्शंस थे ऑन द बैक ऑफ ईयर और उसमें से वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा था और उसके साथ इसको हाइपर पिगमेंटेशन था ऑन द बैक और इचिंग इरप्शंस पर। उसके साथ इसको कॉन्स्टिपेशन था, एपेटाइट अच्छी थी इसकी, डिजायर में इसको चिकन पसंद था, फिश पसंद था, स्वीट्स पसंद नहीं थे इसको बिल्कुल, और इसकी स्लीप पोजीशन ऑन एब्डोमेन थी और हॉट चिली कोई स्पेसिफिक नहीं था इस केस में। इसको रिपेट्राइज किया तो इसके रिपेट्राइजेशन में मैंने फॉलोइंग रूब्रिक्स लिए: ईयर इरप्शंस बिहाइंड द ईयर्स, एक्जिमा, ईयर इरप्शंस बिहाइंड द ईयर्स, मॉइस्ट, फिश डिजायर, चिकन डिजायर। और इसकी मदर ने बताया था, मैं यहाँ पे केस में मेंशन करना भूल गई हूँ, कि ये पेशेंट ये काफी लेजी है, ये अपना काम खुद नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, और कोई डिसीजन वो जब भी कुछ पूछ रही थी मैं क्लिनिक में तो वो अपनी मदर की तरफ देख रहा था इंफॉर्मेशन के लिए, वो खुद से कुछ भी आंसर नहीं कर रहा था। तो इसमें जो 4 या 5 मेडिसिन आई थी वो ग्रेफाइटिस, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, लाइको और फॉस्फोरस आई थी। तो आई प्रिस्क्राइब ग्रेफाइटिस 1 सिंगल डोज।
ये 28 जून को ही आया था अभी, 28 जून 2020 लॉकडाउन में ही आया था, और ये अभी तक एसएल पर है। तो विद इन 15 डेज इसको थोड़ा बेटर हो गया था। ये जब ये फर्स्ट टाइम आया ये तब की पिक है, और ये अभी रिसेंट की पिक है, ये बिफोर दिवाली। तो इसका पूरा डिस्कलरेशन चला गया था बैक का। उसके बाद हम इस स्पेसिफिक ऐप पर आते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वर्क नहीं करती है, और कभी-कभी पेशेंट पूरे सिम्टम्स नहीं दे पाते हैं, कि उनको पूरे फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स नहीं दे पाते हैं। तो फिर हम लोकेशन, कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्जेस वाले इरप्शंस हैं या ड्राई इरप्शंस हैं, और सेंसेशन, कोई बर्निंग, स्टिचिंग सेंसेशन है, मोडालिटी है, तो उसके बेसिस पे मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अप्रोच भी काफी अच्छा वर्क करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंडिकेशंस ऑफ सम स्पेसिफिक मेडिसिन्स ऐड किया है। कुछ रेयर मेडिसिन्स हैं और जिनके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं मिल पा रही है किसी पेशेंट की, तो हम उसको एज लोकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कैरेक्टर, सेंसेशन, मोडालिटी। तो ये मेडिसिन अच्छा वर्क करती है। तो उसमें सबसे पहले है जुगलेंस रीजिया। जुगलेंस रीजिया जो एक्सिला के इरप्शंस होते हैं उनमें काफी अच्छा वर्क करती है। जनरली chronic eruptions के लिए we usually look for a constitutional remedy, but if the eruptions are recent, अगर eruptions अभी जल्दी में ही हुए हैं और एक्जिला में है, तो अगर हम जुगलेंस रीजिया को देंगे तो जुगलेंस रीजिया काफी अच्छा वर्क करती है और क्विक रिलीफ देती है पेशेंट को। आफ्टर दैट नेक्स्ट रेमेडी इज यूजीनिया। यूजीनिया जनरली हम एक्ने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है। Acne with inflammation, redness, swelling, and painful. And eugenia we can use in comedones, blackheads, milia eruptions, pimples with menstrual problems, और cracks in between toes की भी अच्छी medicine है eugenia. After that, next medicine is gunpowder. Gunpowder तो सभी जानते हैं, usually boils के लिए recommended है। इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, बट अगर रिकरेंस ऑफ बॉयल्स है तो उसके लिए हम, और कोई इंडिकेशन नहीं है, बस बॉयल्स होते जा रहे हैं उसको एक के बाद एक, कुछ दिनों बाद बार बॉयल्स हो रहे हैं, तो हम गन पाउडर देते हैं, तो यूजुअली बॉयल्स की रिकरेंस रुक जाती है। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूंगी, इसमें इसको हम एज कॉन्स्टिट्यूशनल भी दे सकते हैं गन पाउडर को। गन पाउडर में अगर कोई पेशेंट आए, उसका हमने पूरा केस लिया, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, तो उसमें अगर हमें लग रहा है कि ये पेशेंट कुछ सल्फर जैसा हो सकता है, कुछ काली नाइट्रिकम जैसा हो सकता है, कुछ कार्बन जैसा हो सकता है, जैसे उसमें सल्फर का डिजायर स्वीट मिल सकता है, डिजायर फैट मिल सकता है, काली नाइट्रिकम का स्टिचिंग पेन मिल सकता है, और पेशेंट इरिटेबल मिल सकता है, और कार्बन का फ्लैचुलेंस मिले, तो हम गन पाउडर को एज कॉन्स्टिट्यूशनल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस यूजुअली रिंगवॉर्म की स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसको रिंगवॉर्म में दे सकते हैं, अगर कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है तो कैलोट्रोपिस दे सकते हैं। यूजुअली रिंगवॉर्म के केस में हम स्पेसिफिक से स्टार्ट करते हैं, हो जाता है उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल दे देते हैं, तो फिर उसका रिकरेंस स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज क्यूप्रम सल्फ। क्यूप्रम सल्फ इज also used in ringworm, but in with red margins. अगर इरप्शन के मार्जिन्स रेड हैं रिंगवॉर्म में, तो हम क्यूप्रम सल्फ दे सकते हैं, अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज मायरिस्टिका एस। जो नेल्स के अराउंड सपोडेशन हो जाता है, जिसमें हम जनरली सेलिशिया, लैकिसिस वगैरह सोचते हैं, तो वहां पर हम मायरिस्टिका भी सोच सकते हैं।
इसमें हालांकि मैरिस्टिका को हम कभी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो वहां पर दे सकते हैं, लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक साइट्स हैं जहां पर ये अच्छा वर्क कर लेती है, जैसे अराउंड द नेल्स एज इन और अराउंड द रेक्टम एज इन फिशुला और इन लिम्फेटिक्स एज इन लिम्फेंजाइटिस। Next remedy is Magnetis polus australis. इन ग्रोइंग टो नेल्स के केस में Magnetis polus australis अच्छा वर्क करती है। अगर सोल पेन है ऑन द इनर साइड ऑफ नेल ऑफ बिग टो ऑन वॉकिंग, तो Magnetis polus australis दे सकते हैं और अच्छा काम करती है। एक और सिम्टम है वाइपेरा जैसा, letting the painful part hang down increases the pain. अगर पेनफुल पार्ट करना बड़ा पेशेंट को तो पेन बढ़ जाता है, और इसका अपोजिट कोनियम में होता है। कोनियम में हैंगिंग डाउन द लिम्ब से रिलीफ होता है। नेक्स्ट रेमेडी है चॉकलेट। चॉकलेट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह हम यूज करते हैं। चॉकलेट एक तरह से कार्सिनोसिन की तरह ही होता है पेशेंट, लेकिन इसको हम कार्सिनोसिन से ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो चॉकलेट का पेशेंट होता है वो काफी इरिटेबल होता है, जबकि कार्सिनोसिन का काफी वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड होता है। स्किन डिजीज में अच्छा काम करती है चॉकलेट। उसके बाद स्पेसिफिक अप्रोच के लिए मैंने यहाँ पर 2 केसेस लिए हैं। केस 1 मिसेस के का 62 इयर्स ओल्ड फीमेल है ये। जब ये मेरे पास आई थी फर्स्ट टाइम तो इनको फीवर था और रेडनेस, और इनकी पूरी राइट लेग स्वेल्ड थी, रेडनेस और स्वेलिंग थी वहां पर, और क्रैक्ड हो रखी थी स्किन इनकी वहां की, और उसमें से वाटर डिस्चार्ज था। ये आए थे मेरे पास 5 जुलाई को। तो मैंने इनको फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग इन सिम्टम बेसिस पर बेलाडोना प्रिस्क्राइब की थी। बेलाडोना 200 pds डोजेस फॉर 3 days, और बाकी मैंने इनको एसएल दिया था 2 hourly। और लोकल ये एक्चुअली क्रोनिक केस था, इनको अगस्त 2019 से प्रॉब्लम थी। इनकी एक बार सर्जरी भी हो चुकी थी, डॉक्टर ने सेलेटिस डायग्नोज किया था, एलोपैथिक डॉक्टर ने। तो अभी रिसेंटली इनकी फैमिली के एक बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर इन्होंने सोचा चलो हम अपना भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं इनसे। तो ये आए थे ऐसे, तो मैंने इनको बेल 200 दिया, वाटर पीडीएस 3 days, तो इनका फीवर सबसाइड हो गया था। फिर ये आए थे 9 जुलाई को, फिर मेरे पास फीवर चला गया। तो फिर इन्होंने आगे सोचा कि हम डॉक्टर से लैग का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो जब मैंने इनको इंक्वायर किया फिर, तो इनके जो राइट लोअर लेग में था वो हैंगिंग डाउन से पेन बढ़ रहा था, और अगर ये उसको उठा के रख रहे थे ऊपर, सपोर्ट रख रहे थे लेग पर, तो उससे रिलीफ मिल रहा था। तो इन सिम्टम्स पे मैंने इनको वाइपेरा दिया था, वाइपेरा 30 TDS वाटर डोजेस फॉर अ वीक। उसके बाद मैंने इनको 15 days की मेडिसिन दी थी। ये आए थे 21 जुलाई को मेरे पास। तो इनका पेन में रिलीफ था स्लाइड, और थोड़े से इनके इरप्शंस बेटर लग रहे थे, थोड़ी इनकी रेडनेस कम। उसके बाद फिर इन्हें फिर से फीवर आ गया था। तो जो भी सिम्टम्स के बेसिस पर फीवर के लिए पल्सरिला 200 की 4 डोजेस दी थी, वाटर डोजेस हाफ आवर्ली। उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप में फीवर चला गया था, लेग डार्क रेड थी, इचिंग थी लेग में, थोड़ा ड्राई हो गई थी। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे मैंने इनको एसिड सल्फ दिया था 30 TDS इन वाटर डोजेस फॉर अ वीक। अभी ये 18 सितंबर से अभी तक एसएल पर चल रहे हैं। ये पेशेंट की बिफोर की पिक्स हैं। जब पेशेंट आए थे समय इनकी लेग्स ऐसी थी, चलने में भी इनको काफी प्रॉब्लम होती थी, उस समय चल नहीं पाते थे। उसके बाद ये 5 जुलाई को आए थे पेशेंट फर्स्ट टाइम, फिर 12 सितंबर को ये कंडीशन थी, रेडनेस चली गई थी,
थोड़ी ब्लैकनिंग आ गई थी लेग में। ये जो एक मार्क दिख रहा है सर्जिकल मार्क है, और अभी ये वाली 10 नवंबर की पिक है, तो इसमें ये थोड़ी वीकनेस भी डिसअपियर होने लगी है। नेक्स्ट है, ये एक अराउंड 13 इयर्स की गर्ल थी। इसके इरप्शंस थे अराउंड माउथ, इचिंग इरप्शन और स्लाइट क्रैक्स थे इस पर, और उससे वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा था। मैंने पूछा उनसे, काफी इंक्वायर करने की कोशिश की, उनके अटेंडेंट ने भी कुछ नहीं बताया, और वो बच्चे की मदर को नहीं लेकर आए थे, उनसे बात भी नहीं हो पाई किसी वजह से। तो फिर मैंने उसको इन्हीं सिम्टम्स पर ग्राफाइटिस 200 दी थी सिंगल्स। ये जनवरी में आए थे, जनवरी 2020 में। तो ये डिफरेंट, ये इरप्शंस, जब इसको ग्राफाइटिस 200 दिया था, और फिर विद इन 1 मंथ ही इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और ये क्लियर हो गया इसका। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही था। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर प्रिया। थोड़ा जल्दी फिनिश किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन का यूज़ किया है जो थोड़े रेयर हैं और अच्छी मेडिसिन है। मैं चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर श्वेता सिंह या डॉक्टर साक्षी कोई भी हैं तो प्लीज़ जो क्वेश्चंस हैं वो पूछें। Sir, right now there is no questions, but I request all the viewers to please write down your questions in the chat box, or you can start. There is a question, डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर परमजीत पूछते हैं कि जो Yes, हाँ yeah. जी Physical symptoms. He is asking if the physical symptoms should be taken first and then mental symptoms during computer repertories. This pattern can affect on selection of medicine. And because most of the homeopath said mental symptoms first, then physical generals, and then general symptoms. So this sequence should be followed, or what is your opinion, Dr. Priya? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट हमारे पास आता है तो वो हमारे लिए न्यू होता है, और हम उसके लिए न्यू होते हैं, तो पेशेंट इतना फैमिलियर नहीं होता है। तो हम जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हम उससे पूछने लगेंगे आपको गुस्सा कैसा आता है, या तो वो इतनी तरह से ओपन नहीं हो पाता है, ओपन अप नहीं हो पाता है। तो हम इसलिए पहले उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट पूछने के बाद फिजिकल जनरल से स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे जब पेशेंट थोड़ा सा ओपन अप होने लगता है तो फिर मेंटल जनरल्स के बारे के पर जाते हैं इंक्वायर करने। डॉक्टर प्रिया, एक बात बताइए कि आपको ऐसा कब लगेगा, कौन सी विजिट में ऐसा लगेगा कि पेशेंट ओपन अप हो गया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो फर्स्ट विजिट में ही ओपन अप हो जाते हैं, तो ऐसी कैसे? सर वो फर्स्ट विजिट भी हो सकती है, ऐसा, ये तो डिपेंड करता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा जवाब है इसमें वो ये है कि जो भी आपको सीवियरिटी जिसकी ज़्यादा लगे, चाहे वो फिजिकल सिम्टम है चाहे मेंटल जर्नल है, जिसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो उस पर काम करिए। और जहाँ तक आपका कहना है कि पेशेंट ओपन अप नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली फिजिशियन के ऑब्जर्वेशंस हैं कि वो उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। हो सकता है कि वो सेकंड टाइम में आकर के झूठ बोले और आप उसको सच मान लो। तो ये फिजिशियन का काम है कि पेशेंट जो बोल रहा है और उसके जो सिम्टम है वो कहीं मैच कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमें बीइंग ए डॉक्टर हमें ये भी पता होनी चाहिए कि जो फिजियोलॉजी है वो क्या कहती है, पैथोलॉजी है वो क्या कहती है, और हर एक सिम्टम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। तो हमें ये काम फिजिशियन का है कि वो किसको प्रेफरेंस देगा, मेंटल सिम्टम्स को या फिजिकल जर्नल्स को, और कौन सी विजिट में देगा, ये भी फिजिशियन का ही काम है। पेशेंट आकर के हो सकता है बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो फर्स्ट विजिट में सबसे अच्छे एक्सप्रेशन या सबसे अच्छे ऐसे सिम्टम देकर के जाते हैं जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत
ज़रूरी है, सेकंड या थर्ड विजिट में नहीं दे पाते तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेशेंट जो है वो ओपन अप बाद की विजिट में होगा, पहले में भी हो सकता है। तो जिसकी सीवियरिटी आपको सबसे ज़्यादा लगे, अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई भी सीवियरिटी नहीं है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एसएल देकर के छोड़ो। उसके बाद सेकंड या थर्ड विजिट या जो भी आपकी विजिट में जहाँ पे भी आपको समझ में आए, वहाँ मेडिसिन देना शुरू करो। ये मेरी ओपिनियन है। और कोई क्वेश्चन? No, sir. डॉक्टर श्वेता? Not yet. No, sir, not yet. हाँ, डॉक्टर आलम पूछ लेंगे। But No, it was sir. disturbed by explaining of my mother and was not in touch with you. Okay. So बिल्कुल यही है। और जहाँ तक डॉक्टर प्रिया आपने जो प्रेजेंटेशन दी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी और अच्छी प्रिपरेशन तैयार करो और केसेस को और अच्छा एलोबरेट करो ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कम हो जाएं। हालांकि आज क्वेश्चंस उतने नहीं हैं और जो भी हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने फिर भी अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया है। तो हमारी तरफ से पूरी तरफ से धन्यवाद। डॉक्टर वाई सिंह सर, आप सुन रहे हैं? थैंक यू। डॉक्टर श्वेता, आपने एक बार डॉक्टर साहब को कॉल कर लीजिए जरा। ये मैं सुन रहा हूँ, एक मिनट बोलता हूँ। जी। डॉक्टर प्रिया का लेक्चर बहुत बहुत अच्छा रहा। डर्मेटोलॉजी के केस को कैसे केस Thank you. टेकिंग किया जाए, एग्जाम्पल दे करके उन्होंने समझाया, डर्मेटोलॉजी की रेयर मेडिसिन बताई। और अभी एक जो क्वेरी आई थी कि मेंटल सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स, तो डॉक्टर दीपक को भी सुना, मैं डॉक्टर प्रिया को भी सुना। और मेरा कहना यह है कि यदि ऐसा कुछ कोई भी मतलब मेंटल सिम्टम या फिजिकल सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिसिन देके 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए उसको छोड़ा जाए। जैसे आपने कहा डॉक्टर दीपक शर्मा के एसएल देके छोड़ा जाए, मेरा सजेशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाए, उसकी परेशानी क्या है उसको छोड़ करके। तो हो सकता है 1 या 2 हफ्ते में कुछ सिम्टम्स उभर के आए, या तो फिर मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाए। जैसे आज का लेक्चर डॉक्टर प्रिया बंसल का बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। आप डॉक्टर प्रिया बंसल बहुत बहुत धन्यवाद डीएसएम की तरफ से, और सभी मेंबर्स का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आपने भी बिल्कुल ठीक बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पहले देनी चाहिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स को मिलाने की बात करते हैं, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक फिजिकल और मेंटल्स मैच नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकअप है वो मेडिसिन का एक बार में नहीं निकल के आएगा। तो हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 दिन का वेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हम एसएल दे करके उसको 1 महीने के लिए अवॉइड करें। 1 या 2 दिन का एसएल दे करके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक आर्ट है, मतलब जब हम बात करते हैं होम्योपैथी इज़ ए साइंस एज़ वेल एज़ एन आर्ट, तो ये आपकी एक आर्ट है कि आप पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास पेशेंट जब भी आता है तो उसके दिमाग में एक ज़रूर बात होती है कि होम्योपैथी धीरे असर करेगी। हालाँकि होम्योपैथी से तेज़ कोई भी मेडिसिन नहीं है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अपनी ओपीडीज़ में दिखाता भी हूँ। लेकिन हम फिजिशियंस के लिए एक अच्छी बात है कि हमें थोड़ा-सा एक मौका मिल जाता है, 1 या 2 दिन का, हमें ये बताने के लिए कि हाँ, थोड़ा स्लो काम करेगी, तो आप भी थोड़ा पेशेंस रखो और हम भी थोड़ा पेशेंस रखते हैं। तो मेडिसिन निकालने के लिए कभी-कभी हम लोगों को जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें चाहिए तो 1 या 2 दिन का टाइम लेकर के उसी जो भी अच्छी मेडिसिन हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो मेडिसिन सोच रहे होते हैं, उससे कहीं और अलग आता है। जैसे आज डॉक्टर प्रिया ने चॉकलेट के बारे में बताया, तो डिफरेंट मेडिसिन थी, कल हम इसको पढ़ेंगे। हो सकता है हम इसको ऑर्डर भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कार्सिनोसिन के पेशेंट हैं जो बहुत इरिटेबल हैं, कार्सिनोसिन नहीं लगते। तो अब हमें पता लगा आज कि चॉकलेट भी काम करेगी, तो हम लोग चॉकलेट पे भी काम करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रिया। पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और हमारे प्रेसिडेंट सर की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट थैंक प्रेज़ेंट करते हैं, और ये सर्टिफिकेट हम आपको ईमेल और व्हाट्सएप दोनों जगह पे भेजेंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रिया, ख़ासकर आपका, आपने इतना टाइम दिया और अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और सुधार हो सकते हैं, वो आप कर लोगे मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर श्वेता, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है कहीं? No, sir. यू सर। डॉक्टर वाई सिंह सर जो प्रेसिडेंट हैं, सर मीटिंग एंड करने की इजाज़त है?
हाँ मीटिंग एंड किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे यही तो होता है कि बहुत से डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस मिलते हैं। जी डॉक्टर प्रिया ने अपने तरीके से बताया, आपने बताया, हमने बताया, और अब सब डॉक्टर्स को सब इनका निचोड़ निकाल के और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करें, बस प्रैक्टिस चलती है। बस यही तो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलता है, बिल्कुल सब डॉक्टर्स के अनुभव। बिल्कुल। और मैं यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी अपनी बात को शेयर करना चाहता है तो अपनी वीडियो ऑन कर सकता है या अपने हैंड रेज कर सकता है। आप यहाँ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ओपन अप है। हमारे किसी वेबिनार, हमारे किसी सीएमई में ऐसा कभी भी नहीं किया गया कि हमने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया है। तो अगर आज भी कोई बोलना चाहता है तो प्लीज़ अपने व्यूज़ रख सकता है, अपने हैंड रेज कर सकता है या अपनी वीडियो ऑन कर सकता है। हम उसका स्वागत करते हैं। आई थिंक अभी तक तो कोई भी नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं। अगर आप कभी भी शेयर करना चाहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम लोग जब तक शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक आपस में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब लोग शेयर करा करें। सो आज के लिए इतना ही। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। धन्यवाद डॉक्टर वाई सिंह, धन्यवाद डॉक्टर प्रिया, धन्यवाद डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर साक्षी, और सभी मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को नमस्कार।